स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम आशीष देवांगन है और मैं यूपीएससी सीएससी 2025 में मेरे हिंदी साहित्य में 275 मार्क्स आए थे। आज के सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम हिंदी एडिशन में अ, हिंदी साहित्य में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप पहले भी मेंस दे चुके हैं और अगर आपका स्कोर 240 से 250 के बीच रहा हो, तो आप कैसे 270, 275 या फिर उससे भी ज्यादा 280 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो मेनली हमारा ये वैल्यू एडिशन पर ही हमारा ये टारगेट रहेगा और ये सेशन दो पार्ट में होंगे। सो पहला सेशन रहेगा कि हम स्ट्रेटेजी पे रहेगा कि हम क्या चीजें वैल्यू ऐड करें आंसर्स पे, जिससे हमारे एक एक क्वेश्चन पे एक एक आंसर्स पे एक एक नंबर बढ़ जाए। और दूसरा हमारा रहेगा लाइव आंसर राइटिंग का, जिसपे हम ये जानेंगे कि कैसे हम उन वैल्यू एडिशन पॉइंट्स को आंसर में हम लोग डाल सकें, जिससे वो हमारा आंसर पहले से ज्यादा एनरिच लगे। स्क्रीन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबके साथ। स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो मेनली सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मेरे पेपर वन में आए थे 141 मार्क्स और पेपर टू में आए थे 134 मार्क्स। तो पेपर टू में जहां तक मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेरी दो व्याख्याएं गलत हुई थी। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि 140 से 145 तक का स्कोप अभी भी बचता है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो हमारा जो स्कोर 120 125 के आसपास रहता है उसको 140 के आसपास ले जा सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो है व्याख्या की। तो जनरली हम लोग व्याख्या में क्या करते हैं, आप में से कोई बताएगा कि अगर वो व्याख्या लिखता है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करते हैं? यस सर। जनरली हम लोग सर सबसे पहले संदर्भ ही लिखते हैं, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिख देते हैं, फिर विशेष करके लिख देते हैं कुछ। और इसमें फिर चार पॉइंट। विशेष करके लिखते हैं। जी सर। जी। तो देखो, अगर पेपर टू में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एटलीस्ट हमको व्याख्या पे बेहतर काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमको वो करना पड़ेगा जो दूसरे करते तो हैं, उसके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सके, जिससे हम हमें उनसे आधा मार्क्स या एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सके। तो जनरली हम उसी वैल्यू एडिशन पर ध्यान देंगे जहां तक स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। व्याख्या पे सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या, भाव पक्ष, कला पक्ष। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो भाव पक्ष और कला पक्ष को उसका कोई फॉर्मेट रेडी नहीं रखते हैं। अगर रखते भी हैं तो भाव पक्ष कला पक्ष जल्दी जल्दी लिख करके छोड़ देते हैं। मेनली उनका ध्यान होता है कि ये किस लेखक ने लिखी है, किसकी रचना है, ये पहचान जाए और व्याख्या कर दे। लेकिन ये बहुत ही गलत अप्रोच है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य के प्रोफेसर्स होते हैं वो व्याख्या से ही आपका वहां से आपकी कॉपी का इंप्रेशन जमता है। खास करके जो पद्य की व्याख्या है उनसे आपका इंप्रेशन जमता है। तो एटलीस्ट मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप लोगों ने भाव पक्ष और कला पक्ष का एक फॉर्मेट तैयार कर लिया होगा। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 के आसपास लेखक होंगे, तो उनमें आपने भाव पक्ष कला पक्ष ये तैयार कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि वर्तमान संदर्भ में उस रचना की क्या प्रासंगिकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गोदान की बात करूं तो गोदान में जनरली होता है कि वर्तमान समय में भी किसानों की समस्या बनी हुई है। इस संदर्भ में यह रचना आज भी प्रासंगिक है। अगर कामायनी की बात करूं तो कामायनी में हम लिख सकते हैं कि बढ़ते तनाव
और प्रतिस्पर्धापूर्ण जीवन में यह कविता आज भी समरसतावाद एवं मानवतावाद को बढ़ावा देती है। तो इस तरीके की प्रासंगिकता अगर आप अपनी व्याख्या के लास्ट पोर्शन में प्रासंगिकता के नाम से एक हेडिंग बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने दूसरों से एक एक्स्ट्रा लिखा है, तो वहां आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। आप तुलना लिखेंगे। तुलना फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोदान की कोई अगर गद्य में आती है कि जैसे भोला और होरी का कथन है, अगर वो गद्य में वो आती है, तो हम ये कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किसानों की इसी प्रकार की समस्या पूस की रात में भी दिखाई थी। हालांकि गोदान में किसानों की समस्या ने और यथार्थ या चरम रूप ले लिया है। अगर आप व्याख्या में लास्ट में भाव पक्ष और कला पक्ष के बाद में तुलना करके एक हेडिंग बनाएंगे और ये लिखेंगे, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है। इसी तरीके का आलोचक का मत कम होता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नामवर सिंह जी ने कहा है या रामविलास शर्मा जी ने गोदान के बारे में कहा है कि ये कृषि जीवन का महाकाव्य है। अगर ये आप अपने व्याख्या में लिखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमको रखना है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच +1 की रणनीति पे हमको काम करनी है, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई नहीं। तो ये तीनों चीजें नहीं लिखनी है, केवल एक चीजें लिखनी है। अगर आप पहली व्याख्या में प्रासंगिकता लिखते हैं, तो दूसरी व्याख्या में तुलना लिख सकते हैं। तीसरी व्याख्या में आप आलोचक का मत लिख सकते हैं। फिर चौथी व्याख्या अगर आएगी, तो फिर से आप तुलना लिख दें। पांचवी व्याख्या में प्रासंगिकता लिख दे। तो इस तरीके से एक नयापन भी हो गया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने ऐड कर लिया। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, ये आपको अगर 5 व्याख्या आई गद्य की, तो उसमें आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। और 5 व्याख्या अगर आई पद्य की, तो उसमें 2 से 3 नंबर। तो ऐसे इस तरीके से आप 6 से 7 नंबर केवल व्याख्या वाले पोर्शन में ही बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको कंटेंट के लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप चैट जीपीटी यूज करिए। 10 कवि हैं और 10 लेखक हैं, इसकी प्रासंगिकता, तुलना और आलोचकों ने क्या क्या कहा है, इनके बारे में एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मुश्किल से 1 या 2 घंटे लगेंगे, और ये सारी चीजें आपसे आपके एक उत्तर में एक एक नंबर बढ़ा सकती है। तो ये क्लियर है सभी को? ये सर। ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमको प्रासंगिकता लिखनी है, किस तरीके से आलोचक का मत लिखना है। तो वो आपको धीरे धीरे करके समझ आने लगेगा। इसी तरीके का हमारा जो दूसरा पोर्शन है, वो है प्रश्नोत्तर का प्रारूप। तो वहां हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। व्याख्या वाले पोर्शन का तो मैंने बता दिया। प्रश्नोत्तर प्रारूप में हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो जनरली आप मुझे बताइए कि आप प्रश्नोत्तर में आप क्या क्या लिखते हैं, अगर कोई बताना चाहे तो। तो प्रश्नोत्तर में तो जो भी चीज आता है किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है उसको पॉइंट आउट कर देते हैं, या फिर किसी दूसरे राइटर से तुलना करके कि उन्होंने क्या किया, क्या कैसे किया, और देन हम्म। क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। फिर जी जी जी। उसके बीच में अगर किसी राइटर से कुछ याद आया, कोई बुक का नाम आया, तो उसे रेफरेंस दे देते हैं कि इस बुक में ये बोला गया है, इस बुक में ये बोला गया है। देन उस पर निष्कर्ष लिख देते हैं, कुछ करंट से रिलेटेड अगर कुछ आ जाता है तो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है। तो प्रश्नोत्तर में हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एक बार मैं ये बता देता हूँ। वैसे इन्होंने काफी कुछ चीजें बता दी जो हमारे वैल्यू एडेड आंसर में शामिल था। तो जनरली हम हिंदी साहित्य सिलेबस में एक सबसे बड़ी एक चुनौती जो सामने आती है कि हिंदी साहित्य का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट होता है। और जनरली हम जीएस का पेपर दे के आए हुए होते हैं, तो हमारे दिमाग से सारी चीजें हिंदी साहित्य की हम भूल चुके होते हैं। और ऐसे टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ याद आता है तो केवल कहानी, जैसे हमने गोदान की क्या कहानी है, दिव्या की क्या कहानी है, इसके अलावा मैला आंचल की क्या कहानी है, ये चीजें हमें याद रहती हैं। लेकिन जो जनरली उनके कुछ उद्धरण हैं या कुछ और जो उत्तर में गहराई ला सके, वो चीजें हम भूल जाते हैं। और स्पेशली जब एक दिन में 2 पेपर होता है,
तो आप ये चैलेंजेस फेस करेंगे, क्योंकि मेरा और मेरे ऐसे कुछ जानने वालों का यही सेम अनुभव होता है कि हिंदी साहित्य में एग्जाम के पास आते आते सब हम भूल चुके होते हैं। तो इसमें हम क्या वैल्यू एडिशन करें क्वेश्चन आंसर में? तो पहला हमारा अप्रोच होता है जो जनरल आंसर का अप्रोच होता है, जिसमें मार्क्स जनरली 240 के रेंज में रहते हैं। तो उसमें हम लोग भूमिका लिखते हैं। फिर हम जो क्वेश्चन की डिमांड है मुख्य भाग वो लिखते हैं। फिर इसके बाद हमको कुछ उदाहरण याद आते हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं आते तो कुछ उदाहरण याद करके लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। लेकिन इतना कुछ लिखने के बावजूद इतना कुछ लिखने के बावजूद हमें इसमें 50% मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें 50% से मार्क्स ज्यादा मिलने की उम्मीद बहुत कम होती है। ऑल्दो हमें ये भी पता है कि ये लिखने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कम से कम 60% मार्क्स गेन करने, अगर 20 नंबर के क्वेश्चन में 11.5 से 12 नंबर अगर गेन करना है, तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है +1 का अप्रोच अपनाना होगा। वो अप्रोच क्या है? हमको तुलनात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। क्या है तुलनात्मक दृष्टिकोण? तो जैसे अगर हम प्रेमचंद के बारे में अगर एक ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रेमचंद मतलब गोदान कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है, तो हम क्या करेंगे? भूमिका लिखेंगे, मुख्य भाग लिखेंगे, कुछ उदाहरण लिख देंगे कि खेती में जो मर्जाद है वो नौकरी में कहाँ, ये सब जो भी, और निष्कर्ष लिखते हैं। लेकिन एक जो जनरल आंसर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर में ये अंतर होता है कि अगर आप तुलना करें, गोदान की तुलना आप प्रेमचंद की ही अन्य रचना प्रेमाश्रम से करें, गोदान की तुलना आप पूस की रात से करें, या गोदान की तुलना आप एक फरीश्वरनाथ रेणु की रचना है परती परी कथा, इसमें भी उन्होंने खेती किसानी के बारे में, किसानों के बारे में बताया। तो अगर आप अपने आंसर्स में कहीं एक जगह तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो ये इवेल्युएटर को पसंद आता है। ये आपकी जो बहुआयामी दृष्टिकोण है उसको बताता है। और जो ट्रेडिशनल जो आंसर लिखे रहेंगे, उससे आपको +1 मार्क्स ही मिलेंगे, कम नहीं होंगे मार्क्स। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके आंसर्स को वैल्यू एडिशन करने में मदद करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हिंदी लिटरेचर में, टाइम मैनेजमेंट का। तो उसमें क्या है कि हमको पहले से ही भूमिका और निष्कर्ष को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। प्रेमचंद का गोदान गोदान पे अगर कुछ क्वेश्चन आए, तो हमको पहले से ही भूमिका और निष्कर्ष रेडी रखने हैं। इससे फायदा ये होगा, पहला तो टाइम मैनेजमेंट बचेगा। दूसरा दूसरा ये होगा कि हम सटीक भूमिका और निष्कर्ष लिख पाएंगे। जनरली ये देखा जाता है कि भूमिका और निष्कर्ष लिखने में ही सोचना पड़ जाता है, क्योंकि हम एक परफेक्ट शुरुआत चाहते रहते हैं और वो वहां पे हमारा पेन अटक सा जाता है। तो यहाँ आप भूमिका और निष्कर्ष जनरली, भूमिका की शुरुआत आप इसके लिए आपके लिए मैं बहुत अच्छा मेथड बता सकता हूँ कि आप चैट जीपीटी पे जाएं, हर लेखक का नाम लिखें और उसके लिए एक रेडीमेड भूमिका और निष्कर्ष रेडी रखें। टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपका सटीक भूमिका और निष्कर्ष भी रेडी हो जाएगा। तीसरा वैल्यू एडिशन पॉइंट है आपका आलोचकों का कथन। आलोचकों का कथन या आलोचकों का मत से मतलब है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके बारे में क्या कहा है, द्विवेदी जी ने उनके बारे में क्या कहा है। फॉर एग्जाम्पल सूरदास के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पास रेडीमेड एक अलग से शॉर्ट नोट्स होंगे सभी आलोचकों के कि अ, उस सूरदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास में जितनी सहृदयता है उतनी ही वक्रता और वाग विदग्धता भी है। तो ये चीजें अगर आपके आंसर्स में आएंगी, तो जरूर आपके आंसर्स को वैल्यू ऐड करेंगी। इसके अलावा मेरी एक और रणनीति रहती थी कि मैं हमेशा उद्धरण को, कोटेशन को ब्लैक पेन से लिखता था। इससे क्या होता था, एक विजिबिलिटी बढ़ जाती थी और क्वेश्चन दिखने में अच्छा लगता था, तो ये एग्जामिनर को पसंद आएगा।
सीधी सी बात है, अगर आप एग्जामिनर को जितना दूसरों से थोड़ा सा, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिकता, दूसरों से थोड़ा सा अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे, दूसरों से थोड़ा सा अलग देने की कोशिश करेंगे, तो वो भी खुश हो जाएंगे। वो तो जनरली अब सबके आंसर्स एक जैसे होते हैं, तो वो भी बोर हो जाएंगे और वो भी आपको जनरल मार्क्स फिर देने लगेंगे। कहने का पूरा इसका मतलब ये है कि आपको एक कंटेंट प्रिपेयर करना है, और वो कंटेंट प्रिपेयर करने में आपको मुश्किल से 3 से 4 दिन लगेंगे। 3 से 4 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दिया, 1 से 2 दिन लगेंगे। पहला कंटेंट आपको क्या रेडी करना है? व्याख्या के लिए। पहला कंटेंट आपको व्याख्या के लिए रेडी करना है। क्या रेडी करना है? भाव पक्ष कला पक्ष रेडी करना है। प्रासंगिकता तुलना आलोचक का मत, हर लेखक के लिए ये रेडी करना है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको जितने भी ये तुलनात्मक विश्लेषण, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुलना में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं इसको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूरदास का है, तो सूरदास में आपको जरूर लिखना है, सूरदास की तुलना मीराबाई से जरूर करनी है। सूर की तुलना आप कर सकते हैं जयदेव के गीत गोविंदम से। अगर आपकी कबीर कबीर से कोई प्रश्न आए, तो आपको नागार्जुन से उसकी जरूर तुलना करनी है। कबीर की तुलना आप जायसी के रहस्यवाद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दिव्या पर क्वेश्चन आए, कि दिव्या स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, तो उस पर आप तुलना कर सकते हैं कृष्णा सोपती की, जो मित्रो मरजानी करके एक उपन्यास है, उससे तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा कृष्णा सोबती, इसके अलावा आप मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, वो भी एक नारीवादी लेखक हैं, तो उनसे तुलना कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट पेपर दिया होगा तो आप अपने आंसर एक बार चेक करना, तो उसमें तुलनात्मक विश्लेषण हर क्वेश्चन पे नहीं मिलेगा, आलोचकों के कथन नहीं मिलेंगे, भूमिका या निष्कर्ष जो है वो सटीक नहीं होते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको वैल्यू एडिशन करें। तो यहाँ तक अगर किसी का डाउट हो तो एक बार बताएं, फिर हम लोग इस वैल्यू एडिट पॉइंट का कैसे यूज करना है आंसर में, वो जानेंगे। सर एक डाउट था जी कि सर कई बार क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आलोचक के मत हमें याद नहीं आ पाते हैं या पहले से मत प्रिपेयर कई बार नहीं होते हैं। तो जी जी जो चार पांच आलोचक के तो मतलब लिख के बना लिए नोट, वो जी भी नहीं याद आता, तो उस टाइम पे कैसे इस चीज को क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखें। जी 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 देखिए, गॉट इट। जैसे कि आपको क्या करना है, सिंपल सा मेथड है। तुलना, आप कोई भी क्वेश्चन है तुलना कर सकते हैं। आलोचकों की राय में जरूरी नहीं है डालना, लेकिन अगर क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हमको लिखने होते हैं क्वेश्चन आंसर में, अगर उसमें से अगर आप 5 में से 5 या 6 क्वेश्चन में भी अगर आलोचकों की जो राय है उसको उद्धरण में डाल पाते हैं, तो वो इनफ है। वैसे 9 क्वेश्चन हमको लिखने होते हैं, उसमें हम 6-7 में भी अगर तुलना लिख पाए, तो वो इनफ है। इसके अलावा हम सारे क्वेश्चन पे तो सटीक भूमिका और निष्कर्ष रेडी नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर जैसे गोदान पे अगर जो थीम है उसकी कृषि जीवन पे, तो उस पे तो एक एक जो भूमिका है और निष्कर्ष ये रेडी कर सकते हैं। तो अगर गोदान पर क्वेश्चन आता है, दिव्या पर क्वेश्चन आता है, जो मेन थीम है, तो जनरली हिंदी साहित्य में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप देखें, तो मेन थीम पर 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इनकी आप अगर सटीक भूमिका और निष्कर्ष लिख लें, तो यहाँ आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो सर एक दो डाउट वैसे प्रिपरेशन से रिलेटेड था, आंसर के बाद पूछे राइटिंग के बाद या दो क्वेश्चन। पूछ लीजिए। सर बेसिकली क्या है कि मैं अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, 27 की मैं वो कर रहा हूँ। जी तो मैंने क्या किया था, अभी 26 से देने से पहले मैंने विकास करके लेक्चर से जो अवेलेबल है उससे क्लासेस किया, तो कुछ आंसर्स लिखे थे 25 से फरवरी तक ये सब कर लिया था। देन अभी छूट गया पूरा सब कुछ। तो जी जी अब फिर से मैं फिर से आंसर अब प्रॉपर तो राइटिंग कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यू एडिशन है, आलोचक के मत है, और ये सब भाव पक्ष वगैरह सब करना है, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ समझ नहीं आ रहा कि चीजें करें कैसे, शुरू कैसे करें, और आपने ये चीज कैसे किया अपने टाइम में, थोड़ा सा अपने तरीके से जी। आप बता देंगे तो मुझे हाँ हाँ, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन, आपकी जो प्रॉब्लम है कि हम उसको यूज कैसे करें, ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी जी, नोट्स भी, ताकि नोट्स प्रिपेयर करूँ मैं प्रॉपर अच्छे से,
एकदम लिखने लायक। और आपने इस चीज को कैसे किया था, एकदम प्रॉपर टाइम बाउंड ये सब बताते कि मैंने इस टाइम शुरू किया, ऐसे ऐसे जाके। ठीक है, ठीक है, ठीक। हम अभी जो बताएंगे, जिसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं इस वैल्यू एडेड पॉइंट्स को, तो हम उसी पे आएंगे। उस पे आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अब एक शुरू करते हैं कि कैसे हम वैल्यू एडिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कोई बता सकता है ये कौन सी रचना का है? ये पीवाईक्यू है, अगर किसी ने पढ़ा होगा, कोई बता सकता हो तो। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये कामायनी की पंक्ति है, जिसमें श्रद्धा और मनु के बीच के संवाद का वर्णन है। जब मनु जो है वो परेशान रहता है, तो श्रद्धा उसको मनोबल प्रदान करती है एक सकारात्मक दृष्टिकोण के। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यही है, संदर्भ, फिर आप प्रसंग लिखेंगे, फिर आप व्याख्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप में से बहुत कुछ लोग लिखेंगे भाव पक्ष, और उसके बाद बहुत लोग लिखेंगे कला पक्ष। इस पे बहुत सारे लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते, जो दिमाग में आता है उस टाइम पे वो लिखते हैं। यहाँ तक फिर भी ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हमारा जो वैल्यू एडिशन क्या कहता है, वैल्यू एडिशन हमारा ये कहता है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच +1 कर पाए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा यही था, संदर्भ प्रसंग। अब हम प्रासंगिकता, तुलना और आलोचक की राय को कैसे जोड़ सकते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, संदर्भ हमने लिख लिया, प्रसंग हमने लिख लिया, व्याख्या हमने लिख ली। इसको इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको आती है। अब मैं विशेष से चालू कर रहा हूँ। पहला है भाव पक्ष। भाव पक्ष को आपको इसी तरीके से लिखना है, विषय वस्तु दर्शन भावना। आप इसमें और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो शैली हो सकती हो, अभिव्यक्ति, समाज सापेक्षता। फिर उसके बाद कला पक्ष को आपको इस तरीके से लिखना है, पिन पॉइंटेड तरीके से, भाषा क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, काव्य रूप क्या है। तो ये एकदम पिन पॉइंट लिखेंगे तो आपको एक फायदा ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और आपकी जो व्याख्या है वो जनरल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। अब इसके बाद हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, प्रासंगिकता, तुलना और आलोचक की राय। इसमें 3 पॉइंट में से हमको हर व्याख्या में एक एक को यूज करना है। पहले व्याख्या में ये यूज कर दिए, दूसरे में ये, तीसरे में ये। तो पहला प्रासंगिकता क्या लिख सकते हैं इसमें, चूंकि ये इसमें श्रद्धा कहती है मनु से कि जिस प्रकार रात्रि के पश्चात नई सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। वास्तव में दुख एक पतला नीले रंग का अंधकार पूर्ण पर्दा है, जिसकी ओट में सुख अपने शरीर को छुपाए हुए हैं। तो जनरली ये एक मोटिवेट करने वाली रचना है। तो प्रासंगिकता इसकी क्या हो जाएगी, आज के प्रतिस्पर्धात्मक एवं तनावपूर्ण जीवन में यह पंक्ति धैर्य, आशा तथा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रेरणा देती है। तुलना क्या हो जाएगी, महादेवी वर्मा के काव्य में जहां वेदना की प्रधानता है, वहीं जयशंकर प्रसाद के इस पद्यांश में आशावादी जीवन दृष्टि प्रमुख है। आप समझ रहे हैं। आलोचक की राय क्या हो जाएगी, नामवर सिंह जी ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य कहा है।
आपको ये पॉइंट देखने में साधारण लग रहे हैं, लेकिन जब अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और दूसरे कोई दूसरा एस्पिरेंट अगर इनको नहीं लिखा रहेगा, तो +1 मार्क्स का आपका वैल्यू एडिशन होगा। और ये +1 करते करते अगर 19 क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे, तो 19 नंबर का आपका वैल्यू एडिशन होगा। तो ये चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आखिरी में आपको बहुत फायदा करेंगी। तो ये हमने देख लिया व्याख्या में कैसे हम प्रासंगिकता, तुलना और आलोचक की राय को बता सकते हैं। इसी तरीके का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैंने गद्य की जो व्याख्या है उससे ली है। इसमें है, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुए हैं। कोई बता सकता है ये किस रचना की है? ये सर गोदान की भी है। जब वो जी होरी जाता रहता है उनके राय साहब के यहाँ, तो रात में ढोला जब मिलता है। जी जी, ठीक है। अगर कोई बताना चाहे कि वो इस व्याख्या को लिखता तो किस तरीके से लिखता, और अपने जो 2 पेजेस जो दिए हुए हैं उनमें वो क्या क्या फिल करते हैं? एनीवन? सर अभी तो आप ही के बताए गए दृष्टिकोण, ये मुझे अभी नई चीजें पता लग रही हैं। अभी तक मुझे ये सब पता नहीं था। मैं सिंपल सा नॉर्मल रूटीन वही था कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष यही लिखना है। इसी में जो कुछ पॉइंट ऐड करता हूँ। जी, बेसिक अप्रोच हमारा वही रहेगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। फिर आ जाएगा, आप विशेष करके भी लिख सकते हैं, आप भाव पक्ष, कला पक्ष करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। विशेष में हमारा यही रहेगा कि विषय वस्तु क्या है, दृष्टिकोण क्या है, भावना इसमें क्या है, भाषा कौन सी यूज हुई है, शैली कौन सी यूज हुई है, अभिव्यक्ति कौन सी यूज हुई है। अब मैंने इतने सारे पॉइंट्स क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको खुद इतने सारे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपका एक रेडीमेड नोट्स होगा, तो आप एज इट इज, आपको पता है गोदान की व्याख्या इसमें आने ही वाली है, तो गोदान की जो सारे विशेष के पॉइंट्स हैं वो आपको रेडी रखने हैं। दूसरा, प्रासंगिकता, तुलना और आलोचक की राय, सेम वही अप्रोच। तीनों में से कोई एक हमको उसमें लिखना है। 1.75 पेजेस में हमको भाव पक्ष, कला पक्ष तक खत्म करना है। उसके बाद जो 0.25 पेजेस जो बच जाता है, 1/4 पेजेस, उसमें हमको प्रासंगिकता, तुलना या आलोचक की राय लिखनी है। तो इसमें भी हमारा वही अप्रोच रहेगा कि आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असमानता के वर्तमान परिदृश्य में यह अवतरण आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। ये प्रासंगिकता में आ जाएगा। तुलना में क्या आ जाएगा, पूस की रात और प्रेमाश्रम में किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण है, किंतु गोदान में, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, आर्थिक और सामाजिक मानसिक शोषण का अधिक व्यापक एवं यथार्थ चित्रण मिलता है। ठीक है। तीसरा, आलोचक की राय में हम ये लिख सकते हैं कि रामविलास शर्मा ने गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य कहा है। तीनों नहीं लिखना है, तीनों में से कोई एक, उतना स्पेस आपके पास बचेगा भी नहीं, कोई एक अगर आप लिख देंगे तो वो आपको वैल्यू एडिशन के लिए बेहतर काम दे सकता है। आप में से कोई है जिसने पिछले बार मेंस दिया हो और उसके नंबर 240 250 के आसपास रहे हो? या सारे जिनके अभी हैं वो सब पहली बार मेंस वाले हैं लग रहे हैं? ठीक है, अगर पहली बार भी मेंस दे रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। 240 के जो रेंज है उससे बढ़ करके ये वैल्यू एडिशन आपको 270 280 के रेंज में ले जाएंगे। ठीक है, आगे डिस्कस करें।
तो ये हमारी जो व्याख्या की जो पूरी अप्रोच थी उसको मैंने बताया। व्याख्या की अप्रोच में केवल सिंपल यही चीज करना है, भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष, प्रासंगिकता, तुलना, आलोचक की राय, ये सारे लेखक और कवि का रेडी रखना है। जो भी लेखक या कवि की जो व्याख्या करने के लिए है, आपको रेडीमेड कॉपी पेस्ट करने हैं, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी बचे और आप ब्लैक पेन व्हाइट पेन का यूज कर सकते हैं, ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत के माध्यम से सूरदास ने किस प्रकार अपनी गहन भक्ति भावना और अप्रतिम काव्य कला का परिचय दिया है। देखो, तो ये सूरदास की रचना है। अब हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन के आंसर्स में क्या होना चाहिए? तो पहला हम भूमिका लिखेंगे, दूसरा हम मुख्य भाग पर जाएंगे, तीसरा हम कुछ उदाहरण अगर हमको कुछ आते हैं तो वो लिखेंगे, और चौथा हम निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, ये अप्रोच जनरली फॉलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, पहला गहन भक्ति भावना और दूसरा है अप्रतिम काव्य कला। तो मैं एक बार मॉडल आंसर से आपको दिखाता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से और उसी को वैल्यू एडिशन करके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो ठीक, तो देखो, इसमें सूरदास जी ने, इसमें हमने भूमिका लिखी है कि भ्रमर गीत सूरदास की कृष्ण भक्ति और काव्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें गोपियों के विरह के माध्यम से कवि ने अनन्य प्रेम, भक्ति भावना और भावपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब इसमें हम मुख्य भाग में लिखेंगे गहन भक्ति भावना। भ्रमर गीत सार में सूरदास की गहन भक्ति भावना का स्वरूप। आप चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप चाहे तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स में इस वजह से लिखा है ताकि थोड़ी इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, आप लोग को समझ आए। तो पहला है दास्य भक्ति, दूसरा है रागानुगा भक्ति, तीसरा है साध्य भक्ति, चौथा है सगुण भक्ति, पांचवा है पुष्टि मार्ग का प्रभाव। तो ये सारी चीजें सूरदास की जो गहन भक्ति भावना है उसको इन्होंने दिखाया। इसमें हम क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? तो पहला तो हम उदाहरण लिख सकते हैं, जो जनरली 80% स्टूडेंट लिखते ही हैं। जो 20% स्टूडेंट अलग करते हैं वो ये है कि रागानुगा भक्ति, मैं जहाँ यहाँ लिखा हूँ उसमें हमने क्या लिखा है, ये इस पॉइंट पे कि मी हमने रागानुगा भक्ति में सूर की तुलना मीराबाई से कर दी। मीराबाई की भक्ति में माधुर्य और अनन्य भक्त प्रेम की प्रधानता है, ये पॉइंट सब देख। उन्होंने कृष्ण को अपना पति और आराध्य बनाया, जबकि सूरदास ने भक्ति में वात्सल्य और माधुर्य भाव की प्रधानता है, उन्होंने कृष्ण को बालक, सखा और प्रियतम रूप में देखा। ठीक है, तो यहाँ एक तुलना आ गया। ये सारी चीजें अगर आप हो सके तो हाईलाइट करके लिखें, ताकि जो इवेल्युएटर है उसको ये चीजें क्लियरली दिख जाए। दूसरी चीज हमने लिखी है यहाँ पे, सगुण भक्ति पुष्टि मार्ग। इसमें हमने कुछ जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वही फॉलो किया है। फिर आ जाए दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे हमने लिखा है अप्रतिम काव्य कला का परिचय दिया है। ठीक है,
तो अप्रतिम काव्य कला का मतलब होता है भाषा योजना, अलंकार योजना, वक्रता और वाग विदग्धता, बिंब योजना, संगीतात्मकता। तो यहाँ आपको जो भी है वो लिखना है। इसके साथ साथ आप तुलना कर सकते हैं कि जहाँ एक और जयदेव ने गीत गोविंदम में संस्कृत की परिष्कृत काव्य भाषा में रचना की, वही दूसरी ओर सूरदास ने ब्रज भाषा को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं वैल्यू एडिशन में उद्धरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी चतुरता और वाग विदग्धता भी है। तो ये एक उदाहरण आ गया आपका। तुलना मैंने दो कर दी, उदाहरण आपने एक लिख दिया। उसके अलावा सटीक भूमिका और सटीक निष्कर्ष भी हो गया। तो ये सारी चीजें आपको +1 मार्क्स दिलाने के लिए काफी है। तो इस तरीके से आप एक एक नंबर जोड़ जोड़ के अपने पॉइंट्स में, अपने क्वेश्चन में 15 से 20 मार्क्स तक का एज ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का अगर कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत सर आगे चलिए। तो सर मेरे को एक क्वेरी थी कि लाइक जी जैसे आपने बोला पहले कि आपने बहुत सारे जो लेखक हैं या कवि हैं उनके कंपैरिजन को आपने प्लस तुलना को प्रासंगिकता को आपने पहले से लिख रखा था। जी तो जी। आपने सिर्फ कुछ चुनिंदा या फिर ओवरऑल जितने भी हम इंडियन लिटरेचर में पढ़ते हैं आपने सभी का मतलब मटेरियल पहले से कलेक्ट करके रखा? जी जी जी। सर ये लाइक आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। सर लाइक जैसे हमारा पद्य साहित्य है या गद्य साहित्य है तो ये दोनों में मतलब हर एक कवि के बारे में हमें इतना डिटेल में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। देखिए, ये बहुत इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे, आप सिंपल सर्च करेंगे, गिन के 10 पद, गद्य में 10 कवि हैं, पद्य में 10 लेखक हैं। तो आप करेंगे कि प्रेमचंद की तुलना किनसे की जा सकती है, वो 2-3 नाम बताएंगे। आप एक बार गूगल से क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये रचना किसकी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, या फणीश्वर नाथ रेणु की ही एक और रचना है परती परी कथा। तो वो थोड़ा सा गोदान से मिलती जुलती है। गोदान में भी किसानों के बारे में बताया गया है, और परती परी कथा में भी किसानों के बारे में बताया गया। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मतलब आप केवल अपने नोट्स में शॉर्ट में लिख लीजिए कि गोदान की तुलना जब भी आएगी, किसान के मतलब घोरी के जीवन के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा, तो मुझे इससे तुलना करनी ही है। तो आप 2 पेज में, 2 से 3 पेजेस में जितने भी लेखक हैं उनकी सबके तुलना के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और वो आपको बनाने में केवल 1 घंटे लगेंगे। ठीक है। जी सर। और इससे एग्जामिनर को ये संदेश जाता है कि अरे इसको ये भी पता है, लेकिन एक्चुअल में हमको वो पता नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राग दरबारी आप में से कितनों ने पढ़ी? मैंने भी नहीं पढ़ी है। लेकिन मैंने एग्जाम हॉल में गोदान की तुलना राग दरबारी से की है, कि जैसे गोदान में अपने युग के समस्या के बारे में बताया गया है, श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी में भी अपने युगीन समस्या को बताया है। मैंने राग दरबारी के बारे में केवल गूगल में सर्च किया कि उसमें किस बारे में बताया गया, तो उसमें यही था कि यथार्थवाद और अपने युग की समस्याओं के बारे में उनको बताया गया। अगर आप लिखते हैं तो इवेल्युएटर को ये संदेश जाता है कि अच्छा, आपको राग दरबारी के बारे में पता है और आप इससे गोदान की तुलना कर पाते हैं। वहाँ एक अच्छा प्रभाव जाता है। और प्रोफेसर्स जो कॉपी चेक करते हैं उनको ये लगता है कि हाँ, स्टूडेंट ने ये पढ़ रखा होगा, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वो देते हैं। ठीक है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कबीर की भक्ति दृष्टि भारतीय समाज में, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ।
वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करती है। इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सब कबीर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अगर इसका आंसर कोई लिखता तो क्या लिख सकता था? आप में से कोई बता सकता है? पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट्स ही बता दें। सर वही जो कबीरदास धार्मिक आडंबर पर चोट करते हैं और जी जी जाति प्रथा पर चोट करते हैं, जी इन्हीं सब पॉइंट को लिखेंगे। जी। ठीक, एक्सीलेंट। देखो, तो सेम हमको यही अप्रोच रखना है। कबीर की भक्ति दृष्टि भारतीय समाज में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करती है। आपको आंसर्स आपने जो रेडीमेड बना के रखे होंगे, भूमिका आपको सेम लिखनी है। दूसरा, मुख्य भाग में आप सीधा अगर आप चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि बाह्य आडंबर का विरोध, दूसरा जाति प्रथा का विरोध, तीसरा माया का विरोध, चौथा निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया है, पांचवा गुरु को महत्व दिया है। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपको एक एक्स्ट्रा मार्क दे सके। प्लस इसमें क्या हम तुलना कर सकते हैं, अगर कोई बता सकता हो? कबीर में हम किसकी तुलना कर सकते हैं? फिर इसमें आलोचक की दृष्टि से देखा जा सकता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को मतलब क्रांतिकारी चेतना का प्रतिनिधि माना था। जी जी जी, बिल्कुल या बिल्कुल। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी वाणी को मतलब लाइक सामाजिक सुधार की शक्ति के रूप में देखा है। तो हाँ ऐसे हाँ, उनकी थॉट प्रोसेस को लेके लिखा जा सकता है। ठीक है, बस एक्सीलेंट, बस वही चीजें हमको करनी है। आपको क्या लिखना है? पॉइंटर्स लिखने हैं, एग्जाम्पल जो आप अपने नोट से पढ़ते हैं, यही एग्जाम्पल सब लिखेंगे, यही एग्जाम्पल आप भी लिखेंगे। कुछ नया करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये सेम एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जाति पाति पूछे ने कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप कबीर की तुलना कर सकते हैं नागार्जुन से। नागार्जुन के बारे में पढ़ा हुआ कि कबीर जिस तरीके से समाज सुधारक थे, नागार्जुन भी एक जन कवि थे, और उन्होंने भी जो सांप्रदायिकता या जन चेतना के जगाया था, और जो कुरीतियां हैं उनका विरोध किया था। तो इसी तरीके से मैंने भी लिखा है कि नागार्जुन के काव्य में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध उन्होंने अपनी कविता में मुखर अभिव्यक्ति दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप तुलना कर सकते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, उन्होंने जो है जो परिनिष्ठ भाषा को छोड़ करके उन्होंने पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी जैसी भाषा को अपनाया, जिसमें उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं और भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार है। तो ये आप इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका एक बेहतर वैल्यू एडिशन हो सकता है। फिर कबीर की तुलसीदास जी से भी तो तुलना की जा सकती है। जी जी जी, तुलसीदास से भी कर सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो हाँ, अपने सगुण समय भक्ति। की, हाँ हाँ, हाँ हाँ, तुलसीदास जी की सगुण भक्ति धारा से शायद थे, उन्होंने मर्यादा और समन्वय का मतलब बल हम्म। दिया है। जबकि कबीर जी जो थे वो रूढ़िवादी मतलब रूढ़िवादिता का विरोध किया है और निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, तो ऐसे कुछ। हाँ, तुलसी की तुलना इस बात पर की जा सकती है कि तुलसी ने अपने समय में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, बनी को बनी जन चाकर को चाकरी, इस टाइप का उनका एक वो था कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कवितावली में उन्होंने बताया है कि राम राज्य जरूरी है, राम बहुत बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। तो इस तरीके के जैसे कवितावली में तुलसी ने समाज की समस्याओं को बताया था, कबीर ने उसी सामाजिक समस्या को तीव्र स्तर पर प्रहार किया है। तो इस तरीके से आप तुलना कर सकते हैं। कोई एक तुलना करनी, आपको दो तीन तुलना नहीं करनी, हर क्वेश्चन में एक तुलना आनी चाहिए।
एक उद्धरण आना चाहिए और आपकी भूमिका और निष्कर्ष सटीक होना चाहिए। बाकी जो दूसरे लिखते हैं सेम आपको भी वैसे ही लिखना है। तो तब जा करके आपके जो है मार्क्स इंप्रूव होने चालू होंगे। क्योंकि अभी हिंदी लिटरेचर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिंदी लिटरेचर में सबके आंसर एक जैसे होते हैं, तो मैक्सिमम 80% लोगों के आंसर जो है वो 250 से कम होते हैं। पहले 280, 290, 300 तक भी आए हैं, लेकिन अब अभी शायद केवल एक व्यक्ति के 290 नंबर आए हैं। फिर बहुत कम लोगों के 280 में तो बहुत कम ही है। 270 के रेंज में भी कम है। ज्यादातर लोगों का रेंज है 255 के रेंज में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। अब हम थोड़ा सा एक गद्य की आंसर राइटिंग में हम लोग कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करनी। पद्य पर तो हमने काफी पढ़ लिया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर, और निष्कर्ष लिखने के बाद ये सब चीजें ऐड करना है क्या? जैसे आपने विशेष वाला चीजें लिखा, क्वेश्चन आंसर में मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट में जैसे क्वेश्चन आंसर आ, जैसे ये कबीर की भक्ति वाला क्वेश्चन है, जी इसको हम लिखेंगे, तो लिखने के बाद जो निष्कर्ष लास्ट में लिखते हैं उसके पहले हम्म, ही ये सारी चीजें बतानी है, फिर लास्ट में बताना, जैसे आपने कुछ बताया कि ये आलोचक का मत है या फिर कुछ और चीजें ऐड करना हो, तो वो चीजें नहीं नहीं निष्कर्ष नहीं, के बाद से। समझ गया मैं। देखो, ऑन द स्पॉट आपको, देखो आप जब आंसर लिखेंगे ना तो आपको तुलना करना है ये ध्यान भी नहीं आएगा आपको। तुलना करनी है ये आप पहले से ही सोच के रखेंगे और आपको मुख्य भाग में तुलना करनी है। दूसरा, उद्धरण को आप कहीं भी लिख सकते हैं। उद्धरण को जनरली जब भी आप लिखेंगे तो ब्लैक पेन का ही यूज करें, ब्लैक पेन यूज करेंगे और आपने किसने कहा है इसका उल्लेख जरूर करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फॉर एग्जाम्पल, कि नागमती के वीरा वर्णन में जनरली हम लिखते हैं कि कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि नागमती का जो वीरा वर्णन है वो हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। तो ये चीजें आप मुख्य भाग में लिखेंगे। अगर आपको मुख्य भाग में चीजें याद नहीं आई तो आप इसी को निष्कर्ष भी बना सकते हैं कि नागमती के वीरा वर्णन को आचार्य शुक्ल जी ने कुछ इस प्रकार से सराहा है कि उन्होंने इसे हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है। इन्वर्टेड कामा डाल करके आप उनको, अपने क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, आप मुख्य भाग में भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन आपको लिखते लिखते ही आएगी। ओके। ठीक है, और कोई डाउट है? जी। गद्य की व्याख्या हम लोग लेते हैं। तो इसमें दिव्या से लेते हैं। दिव्या स्त्री अस्मिता के संघर्ष और उसकी आत्म प्रतिष्ठा का सशक्त आख्यान है। ये बेसिकली पूरा दिव्या का थीम ही इसी पर है कि कैसे जो दिव्या है वो स्त्री जाति की जो स्वतंत्रता के बारे में उसको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली हमने सब पढ़ा है कि प्रेस्थ का क्या कथन है, बौद्ध भिक्षु है उनका क्या कथन है, रुद्रधीर है उन्होंने क्या कहा है। और ये तीनों का कथन लिख करके हम, जो हमको कहानी याद है, बेसिकली हमको सिर्फ कहानी ही याद होती है कि दिव्या में इसको ये कहा गया है, दिव्या जो है वो फिर मारिश के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता पर क्या कहा गया है। सिंपल हमारा अप्रोच रहेगा ये। प्रेस्थ ने क्या कहा है, बौद्ध भिक्षु ने क्या कहा है, रुद्रधीर ने क्या किया है, फिर मारिश के माध्यम से हम यशपाल की जो स्त्री स्वतंत्रता का, जो नारी की स्वतंत्रता है उनका उन्होंने उल्लेख किया है। तो ये चारों चीजें आप लिख करके अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे
सिंपल है, बस मुख्य भाग में आप कहीं भी इसकी तुलना आप कर सकते हैं कृष्णा शोभती की मित्रों मरजानी से। अब ये आपके दिमाग में कैसे आएगा कि हमको इसकी तुलना कृष्णा सोबती से करनी है? तो जब भी हम एक जो अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें दिव्या यशपाल लिख करके तुलना करके हम लिख लेंगे कि कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी। इसके अलावा हम किससे तुलना कर सकते हैं? जो भी नारीवादी लेखक है, आप गूगल करिए, आपको नारीवादी लेखक बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उससे आप तुलना कर सकते हैं। आप हालिया जो नारीवादी लेखक है उनसे तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं उनसे भी तुलना कर सकते हैं, या अन्य भारतीय भाषा के जो लिटरेचर हैं उनसे आप तुलना कर सकते हैं। जितना इनोवेशन आप अपने आंसर्स में ला सकते हैं वो लाइए। जितना आप अपने आंसर्स को दूसरों से अलग बना सकते हैं, दूसरों से एक्स्ट्रा बना सकते हैं, वो बनाइए। ये सारी चीजें एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसका हम एक बार मॉडल आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ये दिव्या का एक क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया। सेम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। जो कथन है वो डालने हैं, जैसे प्रेस्ट का कथन है वो डालना है आपको, भिक्षु और दिव्या का कथन है वो डालना है आपको, रुद्रधीर का कथन है वो डालना है आपको। बस कहानी लिखनी है, क्योंकि जनरली कहानी ही याद आती है, आपको ये सब याद ही नहीं आएगा। आपको ये सब अपने वैल्यू एडेड नोट्स में जब आप ऐड किए रहेंगे तो वहां से आपको ये सब याद आएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपको यहीं कहीं पे तुलना कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ तुलना किया, इस क्वेश्चन में मैंने कहीं तो तुलना करी है। ये ठीक है, कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी से। इसके अलावा आप मैत्रेयी पुष्पा जी के जो रचना है उनसे तुलना कर सकते हैं। इस पे अगर आपको कोई उदाहरण याद आए, मुझे कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा था तो मैंने इसमें नहीं डाला है, कोई उदाहरण याद आए आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर, आपको तुलना। जी बताइए। सर इसमें जैसे आपने पाश्चात्य नारीवादी विचारक का मतलब बोला है कि उनका भी आप तुलना कर सकते हैं। तो जैसे हमने अपने उसमें पढ़ा है कि सिमोन का वॉवर का मतलब एक कथन है उनका कि स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। जी जी तो जी, लाइक इससे कंपेयर कर सकते हैं यशपाल बिल्कुल की बिल्कुल दिव्या बिल्कुल। मतलब दिव्या के जो संघर्ष है उनको लेकर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, अगर ये चीजें कंपेयर करनी ही आपकी बहुआयामी दृष्टिकोण को बताती है, और ये चीजें ही आपको आपकी कॉपी में एक जो कहते हैं मौलिकता या इनोवेशन, ये लाती है। और इन्हीं चीजों के नंबर मिलते हैं। बाकी जो आप ट्रेडिशनल लिखेंगे उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वही सब लिख रहे हैं 10 सालों से, सेम चीजें सब पैराग्राफ में लिख रहे हैं, सब उद्धरण भी डाल रहे हैं, सब ब्लैक पेन का भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें बहुत कम लोग करते हैं। तो ये चीजें आप लिखेंगे तो इनके आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे या +1 मार्क्स मिलेंगे। तो इन्हीं से ही आपका वैल्यू एडिशन होगा। फिर एक और क्वेरी मेरी थी कि लाइक जी हमारे अभी जो हिंदी लिटरेचर का ऑप्शन में एक मतलब मिथ चलता है कि आप अगर लाइक पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसमें कम मार्किंग होती है। तो ऐसा होता जी। है क्या? मतलब नहीं अ, होता। मैं तो अपने ज्यादातर आंसर्स जो है वो पॉइंट वाइज लिखा था, पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में। पेपर 1 में मेरे आए थे 141 मार्क्स। मैं जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखने की ही कोशिश करता था। मैंने केवल 20% क्वेश्चन के आंसर जो है पैराग्राफ में लिखे होंगे, जो जनरली मुझे नहीं आते थे, या उनके आंसर्स में पैराग्राफ में लिखता था। या जो मुझे थोड़े बहुत आते थे, जो मुझे एकदम परफेक्टली आते थे, मैं पॉइंट वाइज ही लिखता था। पॉइंट वाइज लिखता, एक पॉइंट लिखता था,
और फिर एक सेकंड, एक पॉइंट लिखता था, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर एक पॉइंट लिखता था, फिर एग्जाम्पल, और फिर बीच में ये तुलना, उदाहरण, और इस तरीके से मैं अपना आंसर कंक्लूड करता था। तो पॉइंट वाइज लिखने में कहीं कोई खराबी नहीं है। पॉइंट वाइज लिखने से मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स बढ़ते हैं। तो एक्चुअली कुछ जो पास्ट रैंकर्स रहे वो जैसे उनको आंसर्स दिखाए या कॉपी दिखाई तो लाइक उनका ये वाला कंसेप्ट रहता है कि आप अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो हिंदी लिटरेचर में अगर आप जीएस वाला पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो वहाँ आपको जी मार्किंग अच्छी नहीं, मतलब जी जनरली लोगों का ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जी तो जी जी। like, हम लोग भी एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं कि लाइक हाँ हाँ ऐसा ना हाँ। हो कि हम एक्सपेरिमेंट करें और हमारी मतलब इसको रचना ना हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल धूमधाम से आप जितने पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। मैं तो पेपर वन में कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखें। पेपर टू में आप थोड़ा सा अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको मिक्सअप करिए कि आप जहाँ, क्योंकि पेपर टू में ज्यादातर क्वेश्चन है वो जो विश्लेषण वाले आते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन पे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या काम करिए, आप जो जो क्वेश्चन के आंसर आपको लगता है कि पॉइंट वाइज लिखे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था, कबीर पर जो क्वेश्चन आया था, तो उसमें था कि वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करते हैं। हमें ये पता है, हमारे नोट्स में भी ये दिया हुआ है कि जो कबीर हैं वो उस पे बाह्य आडंबर का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, तो सीधा आप पॉइंट वाइज लिखें। उससे एग्जामिनर को भी आसानी होती है और वो आपको जितने ज्यादा आप पॉइंट्स लिखे रहेंगे उस हिसाब से आपको नंबर वो देते हैं। एक और मिथ है, जैसे एक मिथ तो ये हो गया कि पॉइंट वाइज लिखने से नंबर नहीं मिलते। एक मिथ ये है जो बहुत सारे जो कोचिंग वाले हैं वो बताते हैं कि आपको जो याद आ रहा है लिख दो, पेज भर दो। तो इससे भी मैं कहूंगा कि बचिए आप मेरा अप्रोच ये है कि आप केवल पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे आप 4 पेजेस है, 4 पेजेस पूरे फिल कर देंगे, आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन वो आपका मार्क्स रहेगा 230 से 240 के बीच में। आप पेज भी भरिए, आप वैल्यू एडिशन भी करिए, आप उदाहरण लिखिए, आप तुलना करिए, इतना सब करेंगे तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे। एक और जो मिथ है वो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शनल में, कि ऑप्शनल की ऑप्शनल का जब हम टेस्ट देते हैं तो आप खुद अगर मेंस दे रहे होंगे, आपने टेस्ट दिया होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके टेस्ट में नंबर आएंगे 140 140, यानी कि 280 नंबर, 290 नंबर, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपके नंबर आएंगे 250 के नीचे। वो इस वजह से होता है, आपने जो खुद भी गौर किया होगा कि आप ऐसे ही बिना पढ़े आप टेस्ट दे दिए, आप पेज भर के आ गए, जो टेस्ट सीरीज वाले हैं वो आपको 140 के आसपास मार्क्स दे देते हैं एक पेपर में। तो आपके 280 से 290 के आसपास नंबर आ जाते हैं, आपको लगता है कि इतने नंबर यूपीएससी में भी आ जाएंगे। और ये वैसे आपकी गलती होती नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज वाले जनरली क्या करते हैं कि सीधा पूरा पढ़ते भी नहीं, चेक करते हैं, जो मात्रा गलत होती है उस पर गोला गोला घेर देते हैं, फिर राइट राइट करके नंबर दे देते हैं। इससे आपको लगता है कि आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, आपको लगता है कि 280 290 आ रहे हैं, वहां भी आ जाएंगे, तो यहाँ फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, जनरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक की दो कोचिंग से ही टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर यूपीएससी में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये जानना है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप 10% मार्क्स अपने टेस्ट सीरीज के कम कर दीजिए, 10 से 12%, उतने नंबर आपके यूपीएससी में आएंगे। और ये मेरा मतलब 2-3 सालों का वो है, अनुभव है, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स जो हैं, मैं भी टेस्ट सीरीज देता था। तो एक्चुअल जब यूपीएससी का जो कॉपी एवेल्युएशन का मार्किंग का जो पैटर्न है, वो इससे 10 से 12% कम मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपके मार्क्स जो है 300 से ज्यादा हैं, या आप खुद अपनी कॉपी इवेल्युएट करिए कि क्या एक्चुअल में मेरी जो कॉपी है वो इस लायक है भी या नहीं। ठीक है, और आप अपने जो आंसर्स हैं उस पर इम्प्रूवमेंट करते रहिए, ताकि जब यूपीएससी का जब आपका जो रिजल्ट आए तो आपको जो है सॉफ्ट फील मत हो कि ये मेरे इतने कम नंबर कैसे आ गए। ठीक है।
आपको कभी, आप में से किसी को ऐसा लगा कि यार मैं इतने नंबर का लिखा भी नहीं लेकिन इतने मार्क्स आ गए? यस सर, ये तो होता है। 15 नंबर के क्वेश्चन में 7.5 के नीचे कभी मिला ही नहीं, और जबकि हमें हाँ पढ़ के भी लगता है कि यार अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है लिखना। हाँ हाँ हाँ, तो जनरली ये होता है, आप खुद से ही अपनी कॉपी इवेल्युएट करें। क्या आपको लगता है? अगर यस। आपको नहीं लगता है तो आप वैल्यू एडिशन करते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोचिंग के टेस्ट सीरीज की वजह से हम वैल्यू एडिशन करना बंद कर देते हैं, फिर वहां पे फिर जो एक्चुअल एग्जाम है फिर वहां फिर नंबर कम हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है। यस सर, क्योंकि कई कई जगह एग्जाम्पल्स लिख दिए, थोड़ा तो एक्सप्लेन कर दिया तो कंटेंट बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, लिख देते हैं। थोड़ा हमें भी खुशी तो होती है, बट रियलाइज हमें भी होता है कि नहीं, अभी इसमें बहुत कुछ सुधार हाँ बाकी हाँ है। हाँ। तो ये यस जो मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स आपको काउंट करने का तरीका मैंने बता दिया। 10% आप कम कर दीजिए, जो कोचिंग के मार्क्स आपको मिल रहे हैं उतने नंबर जनरली यूपीएससी में आएंगे। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 10 to 15 मतलब क्वेश्चन 300 से ज्यादा नंबर लाने की, तो आपके लगभग 270 से 280 यूपीएससी में आ जाएंगे। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम एक डाउट सेशन लेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। कविता क्या है? निबंध के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता संबंधी मूलभूत दृष्टि तथा उसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। जनरली इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर इसको हम पॉइंट्स वाइज लिखने जाएं तो पॉइंट्स क्रिएट नहीं होते। तो जनरली हम पैराग्राफ में लिख देते हैं। हम हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जब आए जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि सूरदास जी की ये बताइए, या विशेषताएं बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कविता संबंधी मान्यता बताइए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा है कि शुक्ल जी की कविता की रसवादी व्याख्या क्या है। उन्होंने कविता को भावयोग कहा है। यहाँ मैंने एक उदाहरण का प्रयोग कर दिया है। फिर उन्होंने कविता को तीसरे पॉइंट में साधन है साध्य नहीं ये बताया है। चौथा पॉइंट लिखा है मैंने कविता और लोक मंगल का संबंध। तो यहाँ पे आप तुलना कर सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी से, अगर चाहें तो, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा है कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो यहाँ आप तुलना कर सकते हैं। दूसरा, भाषा संबंधी दृष्टि है, पांचवा। तो यहाँ भी अगर आप किसी से तुलना करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जनरली अगर आपने एक तुलना कर दी तो फिर आप निश्चिंत रहिए, बाकी फिर आप अपना आंसर कंक्लूड करिए। आप कहीं एक जगह उदाहरण डाल दीजिए। ठीक है। फिर यही, फिर हम अब अगला देखते हैं इसमें। फिर हम इसका जो निष्कर्ष लिखेंगे वो भी कोशिश करेंगे कि किसी उदाहरण से या तुलना से हम समाप्त कर पाए। तो इसमें मैंने तुलना करी हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता को लोकमंगल, मानवीय संवेदना और भाव योग का माध्यम मानते हैं। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कविता को मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना और जीवन मूल्यों को अभिव्यक्ति अपने जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति मानते हैं। दोनों के लिए कविता का अंतिम उद्देश्य मनुष्य का परिष्कार है। तो ये रहा हमारा आज का जो वैल्यू एडिशन, कैसे हमको इसको क्वेश्चन में ऐड करना है, आंसर्स में ऐड करना है, और किस तरीके से हम इसको लिख करके एक अच्छे उत्तर बना सकते हैं। आप में से किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। सर, मेरी क्वेरी वही थी अभी
शायद आप समझ नहीं पाए मैं जो पूछ रहा था शुरू में। जी जी। फिर मैं ये पूछ रहा था कि मैंने चीजें पढ़ रखी है जिस दृष्टि से, और अभी अब फिर से, क्योंकि वैल्यू एडेड नोट्स मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं चीजें देख रहा हूँ। सिर्फ उनका नोट्स लिखा था कुछ सर की क्लास करने के बाद। तो अभी ये चीजें मुझे ऐड ऑन करना है, फिर इसके लिए मैं बार बार जैसे गूगल पे जा रहा हूँ। और एक डाउट ये है कि क्योंकि सारे लोगों का कंटेंट वही दृष्टि का ही है, जी जी जी। और तो कुछ अलग करने जाने की कोशिश में मुझे लगता है कई बार कि मैं बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर दे रहा हूँ एक ही राइटर के पीछे, और चीजें भी तैयार भी नहीं हो पा रही सही से। तो इन दोनों जी चीजों में बैलेंस कैसे बनाऊं? देखो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। आपको सबसे पहले जो अपना जो बेसिक है कि हमको अपना सिलेबस खत्म करना है, हम एक जनरल आंसर लिख पाए, क्योंकि जैसे अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसी तरीके से हम पहले हम अपना जनरल आंसर लिख पाए, हम जो क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पहुंच पाए, एक आध उदाहरण हम लिख पाए। ये चीजें आपको कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले। तो आपको अपने सिलेबस को पहले खत्म करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, जो जो टॉपिक से आते हैं उसको खत्म करना है, टेस्ट लिखने हैं, 19 क्वेश्चन जो लिखने होते हैं उनको पूरे करना है। अगर आप ये चीजें कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बस 1 दिन या 2 दिन 3 दिन का समय निकालिए। आप सारे जो लेखक और कवि हैं, चैट जीपीटी पे जाइए, सबका भाव पक्ष कला पक्ष आप लिख सकते हैं, उनको कॉपी करिए गूगल डॉक से, आप पीडीएफ बनाइए। आपका जो है 2-3 घंटे में ये पूरा चीज तैयार हो जाएंगी। दूसरा, फिर आप तुलना के लिए सिर्फ चैट चैट जीपीटी पे जाइए। वहां आपको कई बार थोड़ा सा ध्यान रखिए, चैट जीपीटी कुछ गलत बता देता है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। आलोचकों की जो मत है उसके लिए आप चैट जीपीटी या गूगल की मदद ले सकते हैं। चौथा, जो भूमिका और जो निष्कर्ष है उसके लिए भी आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेडीमेड कंटेंट रेडी करिए। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो उनसे आप कीजिए कि आप 50% काम आप करिए, 50% काम आप। तो इस तरीके से आप चीजों को अगर फ्रेंड सर्कल होंगे तो चीजों को बांटिए, तो चीजें जल्दी तरीके से हो पाएंगी। और आपका जो वैल्यू एडिशन वाला जो पोर्शन है वो भी नहीं छूटेगा, और आपका जो सिलेबस है वो भी आप सही तरीके से कवर कर पाएंगे। सर, मुझे लगता है सर आप मेरा सेकंड क्वेश्चन गेस कर रहे होंगे कि क्या आप शेयर कर सकते हैं अपना ये वैल्यू एडेड जो कुछ आपने ट्राई किया, मैं जी उसको जी एक जी। हाँ 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 हाँ। तो इसमें जैसे मेरा जी। जो नोट्स है ना, देखो प्रॉब्लम क्या है हम्म, कि अगर मैं अपना नोट्स शेयर करूंगा तो वो सब तक पहुंचेगा, तो जो आपकी अपनी इनोवेशन है वो नहीं आ पाएगी, समझ रहे हैं। जनरली मैं चाहता हूं कि लोग अपनी अलग, वैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि तुलना करनी है, और इसके अलावा आपको जो वो लिखना है, क्या बोलते हैं, उद्धरण लिखना है, आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, आपको जो भूमिका है वो रेडीमेड यूज करनी है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पर, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और कुछ और मौलिकता हो, कुछ और इनोवेशन हो, तो आप खुद अपना जो वैल्यू एडिशन नोट्स है वो बनाइए। क्योंकि जैसे मेरे नोट्स हैं वो मुझे ही समझ आते हैं, मैंने इतने शॉर्ट में बनाए हैं यस कि सर, वो यस सर, राइटिंग यस भी सर। समझ नहीं आएगी, है ना। हाँ, मैं तो सिर्फ इसलिए बोला कि एज ए रेफरेंस यूज करने का मेहनत तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं शॉर्टकट नहीं अपना रहा। एज ए रेफरेंस के तौर हम्म। पे कि आपने कैसे क्या किया, हाँ इसलिए हाँ, मैं मैं बोल कुछ रहा था। नोट्स मैं भेज दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जी प्रॉब्लम हो जी। सकती है चीजों को सारा मत समझने में, भेजिएगा क्योंकि सर, मतलब एक दो राइटर की आप एक दो राइटर की भेज दीजिएगा, बाकी उसके आगे की मैं कर लूंगा खुद से ही। हाँ, और मैं सर से बोल के आपको खुद अपना नोट दिखाने के लिए सर से रिक्वेस्ट करूंगा, शायद आपको दिखा भी देंगे मेरा जब तैयार हो जाएगा। जी जी जी। हम्म। बस वो राइटिंग समझने में आपको दिक्कत आएगी, बाकी कोई इशू नहीं, बस मैंने थोड़ा शॉर्ट में बना रखा है। जी जी जी, आपको बस मुझे रेफरेंस के तौर पे देखना है, बाकी मैं ठीक है, कर रहा ठीक। हूँ अपने से तैयार। जी। ठीक है, किसी का कोई और डाउट? हेलो सर। जी एक्चुअली मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपने सच में लाइक मेंस में पेन जो चेंज करने का कंसेप्ट है, लाइक ब्लैक पेन यूज करना, देन कुछ लोग उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं व्हेन वी राइट कोटेशंस, है ना, वो सच में फिजिबल है उस लिमिटेड टाइम में? क्या ये सब सच में हो पाया था? एंड दूसरा डाउट, लाइक डाउट नहीं है अभी, मेरा फाइनलाइज स्ट्रेटेजी इस पे कुछ नहीं है, तो
लाइक एक पेज में अगर हम उस तरह से देखें कि अगर हम 15 मार्कर्स या 20 मार्क वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो एक पेज में कितना कोटेशन हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें कोटेशन उस याद करने के चक्कर में, क्योंकि साहित्य का पेपर बहुत वो डिमांड करता है कि आप उसमें अपना एनालिसिस दें, लेकिन हम जब कोट करते हैं तो बहुत स्पेस कवर होता है, टाइम हमारा जाता है और वो कहीं लैग कर जाता है। तो हाउ जी। यू टैकल दीज थिंग्स? तो पहला क्वेश्चन आपका है ब्लैक पेन और ब्लू पेन के बीच में दोनों में लिखने का, तो ये बिल्कुल फिजिबल है। मैं क्योंकि जो मेरी जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत कम है, फिर भी मैं ऑप्शनल के पेपर में मेरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। जनरली मुझे जीएस में प्रॉब्लम होती थी कि मेरे जनरली 19 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन लास्ट में थोड़े से हड़बड़ी में लिखता था, लेकिन ऑप्शनल में वो दिक्कत नहीं होती थी। इसका सबसे जो बड़ा कारण है कि आप टाइम कहाँ बचा सकते हैं। आप ब्लैक पेन जरूर यूज कीजिए, उससे आपके मार्क्स जो हैं वो जरूर इंक्रीज ही होंगे। आप टाइम दूसरे चीजों में बचाइए, जैसे कि आपको विशेष लिखना है, आप रेडीमेड कंटेंट रेडी करिए। आपको विशेष का एक पेज भरने में केवल 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। हम्म। आपको अपने नोट्स में जो विशेष है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, तो वहां आपके 1 मिनट टाइम बच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप जो भूमिका है और जो निष्कर्ष है वो रेडीमेड रखिए, तो वहां पे आपके टाइम बचेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए कि जो 35 मिनट का एक स्लॉट है वो डिवाइडेड करिए, 5 स्लॉट होते हैं। तो 15 मार्कर के 3 क्वेश्चन होते हैं, एक 20 मार्क्स का, एक 15 मार्क्स का, एक और 15 मार्क्स का। तो इन तीनों क्वेश्चन को 35 मिनट्स में करिए। तो 35 × 5 करेंगे तो 175, 180 मिनट में आपके 5 मिनट बचेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, कीजिए कि एक पेयर को आप 35 मिनट में आप लिख पाए। ठीक है। और जहां जहां जो टाइम मैनेजमेंट है, जहां जहां आप टाइम बचा सकते हैं वहां वहां आप टाइम बचाइए। और अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस से ही जो स्पीड है वो बढ़ती है, तो आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा आप लिख सकते हैं लिखिए। मार्क्स डजंट मैटर, आप केवल राइटिंग स्पीड के लिए टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कितने कोटेशन या उद्धरण डालने हैं, तो जनरली आपको एक पेज में एक कम से कम एक पेज में एक उद्धरण आने ही चाहिए। तो जैसे अगर आप शुरू पेज लिखते हैं तो उसमें आपकी भूमिका 5-6 लाइन या 4-5 लाइन में आ जाती है, फिर वहां एक कोटेशन आ जाना चाहिए नीचे में। सेकंड पेज में एक कोटेशन आ जाना चाहिए, थर्ड पेज में एक कोटेशन आ जाना चाहिए। तो मेरा अप्रोच ये रहता था, 10 मार्कर में हमेशा मैं 2 उद्धरण लेके चलता था। दूसरा 15 मार्कर में मैं 3 उद्धरण लिखता था, और जो 20 मार्कर है उसमें मैं 4 उद्धरण लिखता था, मिनिमम है। इसके अलावा मैं 4 से 5 भी कर देता था या 3 से 4 भी, लेकिन मिनिमम 2-3-4 की रणनीति मेरी होती थी। ठीक है, मतलब मिनिमम तो ठीक है, एक तो लिखना ही है, वो ठीक है। मैं मैक्सिमम का पूछ रही थी क्योंकि वो बहुत फिर साहित्य का आंसर नहीं लगता है, वो जी लगता है जी कि जी हमने जी, सिर्फ हाँ याद किया और यहाँ उड़ेल दिया हाँ है। हाँ हाँ। वो ऐसा लगता है। और पिछली बार मेंस में मेरे काफी सारे दोस्त थे, उनका कॉपी देख के मुझे ऐसा ही लगता था। अब मुझे नहीं पता मेरा कैसा गया है, जी जी जी। बट मुझे ये लगता है। और दूसरा एक और बात जो मुझे पूछनी थी, अभी हम पॉइंटर्स में जो लिख रहे थे, बुलेट्स में जो पेपर 2 में, क्या ये सब आपने यही सब किया था बुलेट्स में पेपर 2 में? नहीं, पेपर 2 में मैंने पॉइंट वाइज लिखने से मैं बचा था, मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर ही पॉइंट वाइज लिखे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेपर 1 में लगभग 80% क्वेश्चन के आंसर पॉइंट वाइज लिखे थे। पेपर 2 में जहां स्कोप है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है या आपको पैराग्राफ में लिखना है। जनरली जो पेपर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो विश्लेषण वाले होते हैं, तो वहाँ ज्यादातर केसेस में आप कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ लिखिए। जहां आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, जैसे कि कविता क्या है, निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संबंधी मान्यताओं को बताइए, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ विशेषताएं बताइए, तो वहां आप डायरेक्ट 1 2 3 4 पॉइंट करके लिख सकते हैं। जहां सीधा सीधा क्वेश्चन है वहां पॉइंट्स का यूज करें, जहां क्वेश्चन विश्लेषण की डिमांड करता है वहां पैराग्राफ में ही लिखें। ठीक है, ठीक है।
ठीक है। मुझे लगता है कि ये सब शायद पेपर वन में ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा यूजफुल हो सकती है ना, पॉइंटर्स पेपर वन वाली में, जो। हाँ हाँ। हाँ हाँ, पेपर वन में पॉइंट्स का यूज करना है, क्योंकि भाषा खंड जो है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे आते हैं कि देवनागरी लिपि की जो है विशेषताएं, या वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा जाता है, पॉइंट वाइज सीधा आप लिख सकते हैं। सिद्धनाथ साहित्य की विशेषताएं, खड़ी बोली की विशेषताएं, तो उसमें आप सीधा सीधा पॉइंट्स लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, पॉइंट्स लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ये आपका वो होना चाहिए, पॉइंट्स पॉइंट्स को बॉक्स में बंद कीजिए, बुलेट्स को, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, फिर बुलेट्स पॉइंट लिखिए, उसको एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल लिखिए। तो वो ओके आपका जो सर। पैराग्राफ वाले आंसर्स है उनसे फिर वो ज्यादा सटीक और प्रभावी दिखते हैं। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट और थी। आज शायद हमने पेपर टू की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, पेपर जी वन जी में भी यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड, तो उसका भी आपने क्या सब किया था, तो कभी आपके पास टाइम हो तो प्लीज शेयर विद जी जी अस। जी। मैंने सर से बात की थी कि हम पेपर वन के लिए एक अलग वो सेशन रखेंगे। पेपर टू में जनरली क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप ज्यादा होता है और पेपर टू में लोगों के मार्क्स भी कम आते हैं, तो इस हम्म। वजह से मैंने पेपर टू को पहले रखा। ओके, थैंक यू। जी। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसके आए थे पेपर वन में 140 मार्क्स। तो हम्म। उनसे मैंने पूछा कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो उन्होंने जो मुझे बताया, जो मैं बहुत सारी चीजें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो मुझे बताया था कुछ मेरे इनपुट्स हैं। तो ये मेथड जो है वो बहुत ही प्रूवन है, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद बताया, वो अभी सर्विस में है। तो वो उन्होंने खुद बताया कि व्याख्या पे जो प्रोफेसर्स का बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है, तो व्याख्या को अच्छा लिखो। व्याख्या अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपका प्रभाव वहीं से बन जाएगा। तुलना करो। तो ये मेथड ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली। इससे मार्क्स केवल मेरे आए हैं, बहुत सारे लोग मतलब हमारा जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें हमने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी, और लगभग सबके 135 के अराउंड मार्क्स आए हैं। सर एग्रीड, इवन क्योंकि व्याख्या में स्कोप बहुत होता है इनोवेशन का, और ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं वहां पे, जी एग्रीड। जी जी। किसी का और कोई डाउट है? नहीं सर, बस पेपर वन का जो आप बोल रहे थे एक अलग सेशन रखेंगे, तो कुछ टाइम लेके आप कर दीजिएगा अपने जी जी, अकॉर्डिंग जैसे जब भी मैंने, आप जी जी, डिसाइड बिल्कुल करें। बिल्कुल। और सर बस ये रिक्वेस्ट कि कम से कम दो दो राइटर एक पद्य के और एक दो गद्य के लेखक के अपनी आप नोट को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं चाहिए, बस एक दो के ही, फिर मैं कर दूंगा अपना। ठीक है। ओके सर। एक चीज जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखेंगे, तो अभी क्योंकि मैं आंसर राइटिंग हूँ उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यू का ही मैं लिखते हुए अपना नोट्स बना रहा हूँ, उसी में ऐड ऑन कर रहा हूँ चीजें। जी, लगभग 10 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे, सेम थीम पे होंगे। वर्डिंग थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन थीम सेम रहेगा। क्वेश्चन के आंसर सेम रहेंगे, क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग बस चेंज कर देते हैं। यहाँ तक कि आप जो व्याख्या व्याख्या आएगी, तो जनरली व्याख्या जैसे 10 साल की जो बहुत सारी व्याख्या, कम से कम 3 4 व्याख्याएं रिपीट होती है। ठीक है, तो 10 साल का पेपर्स आप जरूर देख के जाइए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम उनके आंसर्स पढ़ लीजिए, या आंसर्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, तो आप एग्जाम हॉल में ज्यादा अच्छे तरीके से उन क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, किसी का कोई और डाउट है? सर एक मेरा डाउट है कि लाइक आपने जैसे ऑब्वियस दृष्टि का मटेरियल जैसे बहुत पुराना है, ठीक है, उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो बहुत पहले के दिए हुए हैं, तो आपने वो एग्जाम्पल लिए थे या आपने कुछ अलग बुक से या चैट जीपीटी से, तो जैसे आपने बताया कि हाँ कुछ चीजें आपने चैट जीपीटी से निकाली थी, तो लाइक मतलब आपने इस एग्जाम्पल के बेसिस को कहाँ से मतलब और कलेक्ट किया था चैट जीपीटी के अलावा? ठीक ठीक। तो जनरली एग्जाम्पल्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने से आपको फायदा ही होगा।
मैंने वो चीजें इस वजह से नहीं बताई क्योंकि अभी मेंस के एग्जामिनेशन में काफी कम समय है, और एग्जाम्पल चेंज करते करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो अगर मैं आपको बताता तो शायद आपको लगता कि वो व्यवहारिक नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। मैंने एग्जाम्पल कुछ कुछ चेंज किए थे। फॉर एग्जाम्पल पेपर वन में जो भाषा खंड है उसमें सेम सेम एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसमें मैंने चेंज किए थे। जैसे देवनागरी लिपि की विशेषताएं में कुछ सिरो रेखा वाला है, तो उसमें जैसे जैसे एक है कपड़ा सूख रहा है, या ऐसे कुछ सेम सेम एग्जाम्पल्स अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको लगेगा यार कि आपको खुद भी मजा नहीं आता है। तो पेपर वन में मैंने चेंज किए थे, और पेपर वन के पार्ट टू में भी मैंने कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है, कुछ कुछ जो नाटककार है, कहानीकार है, तो उनके एग्जाम्पल नोट्स में उतने नहीं थे, तो उसको मैंने गूगल से सर्च करके चेक किया था, मैं चेंज किया था। इसके अलावा पेपर टू में मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल चेंज नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था, और थोड़ा सा चेंज करने से फिर उसको याद करना भी फिर काफी मुश्किल होता है। तो अभी आप एग्जाम्पल चेंज करने पर मत जाए, अभी आप वैल्यू एडिशन करें। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं तो ही आप चेंज करें, और मैं तो मानूंगा कि भाषा विज्ञान का ही चेंज करें। बाकी का अगर आप एज इट इज रखेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग इस बार नहीं लिख रहे हैं, जिनके पास टाइम सफिशिएंट टाइम है, सितंबर के बाद उनके पास टाइम है, तो वो हम्म। क्या करें, क्या चीजें मतलब अपनी चीजों को क्या चेंज करें कि जिससे भी हायर मार्क्स उनके जा सके। मैं ये थॉट प्रोसेस, हाँ हाँ हाँ, ये मेरा बिल्कुल क्वेश्चन है। बिल्कुल। ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जरूरी नहीं कि 280 मार्क्स ही हाईएस्ट हो या 285। 300 नंबर भी लाए जा सकते हैं हिंदी लिटरेचर में, मैं चाहता भी हूँ कि लोगों के 300 नंबर आए। तो उसके लिए आप क्या और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला आप कर सकते हैं एग्जाम्पल जो नोट्स में दिए हुए हैं उनको आप चेंज करिए। अब कंप्लीटली चेंज मत करिए, लेकिन आप कम से कम 50% चेंज करिए, तो आपकी जो आंसर्स है उसमें 50% नयापन आएगा, 50% मौलिकता आएगी। दूसरा आप कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स, जो हिंदी के जो साहित्यिक कीवर्ड्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, जो नए नए टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोट्स जो पढ़ते हैं उनमें सेम टाइप के जो कीवर्ड्स दिए रहते हैं, तो उससे जो हमारा जो आंसर्स है वो सेम जैसे लगने लगता है। तो आप हिंदी की कुछ नई टर्मिनोलॉजी करके गूगल पे सर्च करें, वहां बहुत सारी साहित्यिक शब्दावली आपको दिखेंगी, तो उनको आप एक कॉपी में नोट कर लें और अपने आंसर्स में वो लिखें। तो ये एक नया जो वैल्यू एडिशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग नोट्स चेंज करते हैं, दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं दूसरी कोचिंग्स के, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि जो नोट्स हम लोग पढ़ते हैं वो काफी अच्छे हैं। उनमें अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे गूगल से, या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे वैल्यू एडिशन करेंगे, तो काफी हद तक आपके 290 300 अंक भी आ सकते हैं। फिर जैसे आपने बताया, मतलब जैसे आपने प्रासंगिकता वाली चीज बताई कि आप आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई एग्जाम्पल देते हैं, सपोज कोई मतलब जैसे आपने ना फर्स्ट वाला विद्या से रिलेटेड नहीं, कामायनी का था आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपने पहले हमें बताया था। जी उस क्वेश्चन में लाइक अगर हम ये एग्जाम्पल आज की प्रासंगिकता से ऐसे जोड़ें कि कोविड-19 जैसी मतलब जब महामारी थी, तो उसने कैसे दुनिया का पुनर्निर्माण किया है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ ऐसे उससे रिलेटेड आज के टेक्स्ट में ले जाके उसको एग्जाम मतलब उसको रिलेट करें, तो वैसे एग्जाम्पल डाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल उनका बिल्कुल बिल्कुल। उनका कितना इफेक्ट पड़ेगा आंसर पे, नहीं, मतलब। मौलिकता आपकी कॉपी में जितनी रहेंगी वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ऐसे पॉइंट्स हैं उनको डाल सकते हैं। आप व्याख्या में लिखेंगे, प्रासंगिकता की जगह आप लिखेंगे समकालीन संदर्भ। समकालीन संदर्भ करके एक हेडिंग बनाएंगे और उसको वर्तमान से जोड़ सकते हैं। उनसे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, ये बच्चे ने कुछ नई चीजें जोड़ी है, तो उनको उनका जो मार्क्स दिया जाए। तो जितनी नई चीजें आप जोड़ सकते हैं जो फिजिबल हो,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी। अगर मैंने जो बताया उसमें से 50% चीजें भी आप कर लेते हैं तो उतना इनफ है आपके अच्छे नंबर लाने के लिए। जी सर, जैसे अभी आपने देखा होगा कि फोरम आईएएस ने भी हिंदी का कुछ कंटेंट निकाला है, मतलब उनका भी कुछ उन्होंने वैल्यू एडिशन की, तो वो सारी चीजें भी क्या आपने ऐड ऑन की थी या फिर? फोरम आईएएस की हिंदी साहित्य की मैंने अभी तक तो कोई कंटेंट देखी नहीं है। तो मैंने जनरली जो हिंदी में जो दृष्टि के नोट्स हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को ही फॉलो किया है। और जो एक्सटर्नल जो मैंने एग्जाम्पल ऐड किए हैं वो गूगल से ही किए हैं मेनली। गूगल पे आप जाएंगे, उस कहानी के नाम लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे उसके जो एग्जाम्पल्स है या कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जनरली ऐसा फील होता है कि रिसोर्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं और उसको सबको याद करना और समराइज करना, सबको रिकॉल कर पाना मुश्किल है। मैंने जो दृष्टि के नोट्स हैं उसके भी अपने एक शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ताकि एग्जाम के टाइम में जो 5 दिन का जो समय मिलता है मैं केवल अपने नोट्स रिवाइज करता हूँ। और जो मेरा एक छोटी सी डायरी है उसमें मैंने जो अपने जो जितने भी उद्धरण हैं, जितने भी तुलना के जो पॉइंट्स हैं, जो भाव पक्ष, कला पक्ष, प्रासंगिकता है, इन सबको लिखा है और केवल यही चीजें पढ़ता हूँ और इसी को जाके एग्जामिनेशन हॉल में लिखता हूँ सिंपल। क्योंकि जो हमने जो नोट्स पढ़े हैं वो अल्टीमेटली वो याद नहीं आते। उनका जो उनकी जो कहानियां हैं, फॉर एग्जाम्पल गोदान है तो उसमें जो कहानियां हैं वही चीजें हमको याद रहती है। तो जो वैल्यू एडेड मटेरियल्स हैं और जो कहानी मुझे याद होती है उन दोनों को जोड़ करके मैं उत्तर में गहराई लाने की कोशिश करता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन रहा। तो इसमें हमने पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया। आगे हम पेपर 1 के बारे में भी सेशन लाएंगे कि उसमें हम कैसे 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर पाए। नीलेश सर, आप अभी हैं क्या? हाँ हाँ, एंड कर लो। पेपर 1 का हम लोग एक अलग से स्ट्रेटजी सेशन रख लेंगे, आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही, जिससे कि क्वेश्चन वाइज भी एक्सप्लेन हो पाए चीजें। जी ठीक है। ठीक है सर, फिर थैंक कंक्लूड। यू सर। थैंक